नमस्कारम। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं? अरे वैसे ही है। ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, महाकुंभ में अभी हम हैं और महाकुंभ क्या है? महाकुंभ से शुरुआत करते हैं। लोग पहला सवाल यही जानना समझना चाहते हैं, महाकुंभ क्या है आपकी नजरों में? कुंभ का समझना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा, कुंभ क्या होता तो है? कुंभ ही बताइए, कुंभ क्या है? घड़ा घड़ा जिसको बोलते हैं ना, घड़ा। अब वो इस कुंभ के लिए वो महाकुंभ हो रहा है। तो उसको आप जैसे वो देखोगे तो ये मंथन जैसे ही है ना ये, हाँ। कि आप बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए, हम्म। फिर वो एनर्जी इकट्ठी हुई एक जगह पे। तो समुद्र मंथन के अंदर जैसे हुआ था ना कि देवता और असुर एक जगह पे आ रहे हैं, तो मंथन कर रहे हैं, मतलब कि वो नेगेटिव अपनी नेगेटिव साइड खींच रहा है, पॉजिटिव अपनी पॉजिटिव साइड खींच रहा है, और उसके बीच में फिर आपका मंथन होके तो ज्ञान निकल के आ रहा है अलग अलग टाइप का। लक्ष्मी जी निकल के आई, फिर लास्ट में बहुत सारी चीजें, मदिरा निकल के आई। ये सब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं वो ज्ञान ही निकल के आ रहा है ना। तो देवी प्रकट हुई, मतलब क्या आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं ना कि वो वाला ज्ञान चेतना के अंदर उत्पन्न हुआ। अब उसके बाद जैसे जैसे आप गए लास्ट के अंदर अमृत आया ना, अमृत आने से क्या होता है? देवता फिर से उनको ऊर्जा मिलती है। मतलब यदि तुमको यहाँ से अब योग परिवर्तन करना है तब वो क्या होगा? वो उसी वजह से जो मंथन हो रहा है उसकी वजह हिसाब से होगा ना वो, कि जो सच निकलेगा वो देवता किसको बोला गया है? जो पॉजिटिव एनर्जी है। असुर उसको बोला गया है ना जो नेगेटिव एनर्जी है। तो देवता फिर से एक्टिवेट होंगे, मतलब कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगी जो। तो ये इसका पूरा जो मंथन का है महाकुंभ का, वही परिणाम निकलना चाहिए। वही परिणाम निकलना चाहिए। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? जो सत्य है। जो सत्य है। और सत्य वही होगा, जो कुछ होने वाली चीज सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि होने वाली चीज हमेशा मृत्यु और जीवन के बीच में रहती है। जो नहीं है वही सत्य हो सकता है, जो शून्य है, जो शंकर है। दरअसल यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है मतलब इधर धर्माचार्य बैठे हो, शास्त्र का ज्ञान लेके बैठे हैं, इधर साइंस और अध्यात्म दोनों है। तो ये क्योंकि महाकुंभ है, इसका प्रयोजन क्या है, इसी प्रयोजन पे हम बातचीत कर रहे हैं। और ये प्रयोजन, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो मंथन से अमृत निकला, विष निकला, और भी चीजें निकली, उसके बाद वो हुआ। तो इस महाकुंभ से क्या निकलने वाला है, पहले तो हम इधर चर्चा करेंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। महाकुंभ से क्या निकलने वाला है? सबसे बड़ी चीज है कि अभी अभी आपने बाबा जी को सुना, कुंभ के बारे में आपने प्रश्न किया और कुंभ को बड़े सरल तरीके से आपने स्पष्ट कर दिया। घड़ा, ये घड़ा क्या है? आप हमारे चेहरे को देख रहे हैं, नीचे गले को देख रहे हैं, यही घड़ा है जो उल्टा है। उस घड़े का मुंह ये है और बुद्धि ही उसका तल है, जहां अमृतत्व छुपा हुआ है। ये कब निकलेगा? जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रवृत्तियों के बीच में एक मंथन होगा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जब मिलन होगा, वो स्थिति ब्रह्म की होती है। जो विरोधाभास के बीच होती है चीजें, वह पहले विष होती है। आप किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जाएंगे तो आपको गालियां पड़ेगी, अरे चैनल वाला आ गए, सब ये करने वाले, वो करने वाले, तमाम तरह की बातें। जब उस विष को आप पी जाएंगे ना, तब आपके जीवन में अमृत आएगा। इसको समझिए, कौन क्या कह रहा है उससे नहीं मतलब है, इसके मूल बिंदु पे जाए, ये हमसे जुड़ा हुआ कैसे है। तो ये आप स्पष्ट हो गया कैसे जुड़ा हुआ है, अमृत कहाँ है? ये अमृत है, इसको सही करिए, इसमें विष मत डालिए, इसको अमृत बनाइए। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती, यह त्रिवेणी है। बेड़ी मतलब चोटी। चोटी जब बनाई जाती है तो 3 भाग में किया जाता है, केस को और गूथा जाता है तो दिखाई 2 ही देता है। यहाँ पे नदियां कितनी है? नदियां हैं 3, लेकिन दिखाई कितनी देती है? बेड़ी के जैसे 2, इसलिए त्रिवेणी है। इसको भी समझिए। और एक चीज और जान लीजिए कि आप अभी कुंभ के बारे में हमारे बाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक तो पहले इनको समझने के लिए तो अपना अमृत सही करना पड़ेगा, अपना घड़ा सही करना पड़ेगा। शेरनी का दूध किसमें रुकता है? तो लोग कहते हैं कि सोने के पात्र में रुकता है। तो भैया शेरनी का दूधवा निकला है, खोपड़िया में कब निकले रुकेगा? जब उस दूध के अनुकूल हम पात्र होंगे, नहीं तो कहीं से न कहीं से विष बन के भटक निकल जाएगा, फूट जाएगा, टपक जाएगा, गिर जाएगा। दूध फटा क्यों? क्योंकि पात्र सही नहीं था। बातें रुकी क्यों नहीं? क्योंकि आप पात्र सही नहीं थे। समझिए तो, मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये पक्ष हो गया। इलाहाबाद के नैनी से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है, स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है। और कुंभ राशि पे जब बृहस्पति आ जाते हैं 12 वर्ष पे, मकर राशि के जब सूर्य हो जाते हैं, तो इन दोनों की एक दिव्य किरणें मिल करके इसको गज केसरी योग कहते हैं। एक प्रकार से गज और केसरी। और कर्क राशि, जो कर्क, चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्य हो जाए, तो चंद्रमा मनस है। कर्क का अधिष्ठात्री देवता कौन है? कर्क राशि का मालिक तो कहा चंद्रमा है। चंद्रमा, सूर्य और गुरु, इन तीनों का जब समन्वय होता है तो वो अमृतत्व आकाश से टपकता है।
1 महीने तक, और उसमें बैठ करके हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजन करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और हो जाता है कि त्रिवेणी में ही जहां तीनों नदियां मिल रही है वहीं पे स्नान करने का ही फल है क्या? कहा नहीं, नाग वासुकी तक त्रिवेणी है। जैसे लाइट का प्रकाश निकल रहा है तो केवल लाइट तक तो सीमित नहीं है ना, ये तो चारों तरफ रूम के कोने कोने तक पहुंचा है। उसी तरह से जो अमृतत्व है यह पूरे इसकी परिधि है जहां तक इसका प्रभाव जाने वाला है। तो एक चीज ये समझ लेना है कि ये इसका जो अमृतत्व है यह पूरे परिधि के अंदर ये टपक रहा है। और कुंभ शब्द का अर्थ होता है जो आपने बताया, हमारी बुद्धि ही कुंभ है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, तो कंठे रुद्र समासिता इसीलिए तो नीलकंठ पढ़े। इसमें विष रखेंगे तब ना तो उगलना है, उगलेंगे विष उगलेंगे तो आपकी निंदा होगी, और अंदर घोंट लेंगे तो आप मारे जाएंगे। तो इसीलिए विष को विष में रखिएगा तो आप महादेव हो जाएंगे, नीलकंठ हो जाएंगे। यही तो प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। अच्छा, नहीं, इसी चीज को मैं थोड़ा विज्ञान समझ रहा था। इन्होंने अमृत बताया और कर्क का मकर का सारी चीजें बताई, उनका वो भी बताया। आपके हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से कैसे लगता है, विज्ञान के हिसाब से कुंभ क्या है? विज्ञानी तो बताया ना उन्होंने जो बताया वो विज्ञानी बताया कि वो वैसे जब वो अरेंज हो जाती है अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन है पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, तो एनर्जी जो है वो अमृत जैसी हो जाती है, समझे। और वो जो कि वो पर्टिकुलर जगह के हिसाब से होगा ना, वो कि जैसे यहाँ पे 3 रिवर्स की एनर्जी भी मीट कर रही है। जैसे सदगुरु उसको बहुत बढ़िया से बताते हैं ना, जैसे वाटर में वैसे तो एनर्जी होती है, बट जब वो वोर्टेक्स में आता है तो उसकी एनर्जी और अलग टाइप की हो जाती है। तो यहाँ से 3 अलग अलग जगह पे आके एक काइंड ऑफ एक अलग टाइप का वोर्टेक्स बन रहा है ना वो, तो वो जगह के हिसाब से भी है। और फिर वो एस्ट्रोलॉजिकली क्योंकि वो जनरली भी वो ऐसी कॉम्बिनेशन है कि वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए बढ़िया है। इसको अमृत बोला उन्होंने भाई। एनर्जी तो है एनर्जी, लेकिन उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो ऊर्जा है, क्योंकि यही युवाओं के मन में नहीं आ पा रहा ना। वो तो महाकुंभ देख रहे हैं कि महाकुंभ स्नान करना है, महाकुंभ ऐसा है, महाकुंभ में सेल्फी लेनी, वैसा करना है, यहाँ पे जाके फोटो खिंचाना है। वो उनके मन में कैसे वो चित्र बनेगा कि महाकुंभ में आके ये एनर्जी होगी, उस एनर्जी को कैसे वो ग्रहण कर पाएंगे? सबसे पहले तो उसको जानो ना, सबसे पहले तो तुमको थोड़ा बहुत उसके बारे में लोगों से बात करके उसका ज्ञान डेवलप करो। जो ज्ञान आ जाए थोड़ा बहुत कि हाँ समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये बात तो सही है, फिर उसका यहाँ पे तुम प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जैसे कोई बैठ के कथा वगैरह सुन रहे हो दिन के अंदर, या वैसे कथा से तुम रिलेट कर पा रहे हो, तुम्हारा भक्ति भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो तुम करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे कितनी सारी हो रही है ना इवेंट्स, जैसे कथा वगैरह भी हर जगह हो रही है। तुम जाओगे तुमको अलग अलग भाव, अलग अलग चीजें, ज्ञान के मामले में तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो सही ज्ञान क्या है ये कैसे पता करेंगे? जैसे नागा बाबा भी यहाँ पे हैं, नागा साधु भी हैं, अघोरी साधु भी हैं, हर कोई है, जगह जगह पर बाबा लोग बैठे हुए हैं। तो कैसे ये पता लगाया जाए कि ये जो बात बोल रहे हैं बाबा ये सही है, ये तर्कसंगत है, ये मतलब ये बातें एकदम करेक्ट है? ये कैसे पता करें महाकुंभ के अंदर यदि ये पता करें? ये पता करना नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है ना, ये इसी में तो फंसते हैं लोग। इसीलिए मैं आपसे ये क्योंकि वो उस चीज को बोलने वाला और जीने वाले में अंतर करना बहुत ही कम लोगों को आता है। कि ये इंसान सिर्फ बोल रहा है और इंसान बोल भी रहा है और जी भी रहा है, वो बता नहीं पाते लोग। तो वो उसमें तो मुश्किल है। वो ठीक है, उसके लिए हम कर रहे हैं अभी कोशिश। वो वही है, वही तो मंथन है, वही तो समुद्र मंथन हो रहा है। मतलब कि इसके बीच में सेपरेशन कैसे होगी, जो सही वाले हैं गलत वाले क्या है, और ज्ञान का मतलब क्यों कौन सा ज्ञान सही है। क्योंकि ज्ञान तो सही ही होता है दोनों का, बात तो दोनों वही बोलते हैं कि ईश्वर एक है, अद्वैत, सब कुछ वही है। और दिक्कत क्या है कि एक इंसान उसको धारण किए हुए है, एक इंसान धारण किए नहीं हुए है। वो अलग चीज को धारण किए हुए है। जैसे उसका बाकी उसको जैसे देखोगे जीवन क्या वो उन सिद्धांतों के हिसाब से जी रहा है जो वो बोल रहा है। जैसे मेरा तो एक ही सिद्धांत है, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सत्य में रह के जीरेगा, बाकी तो कुछ भी करता रहे ऊपर से, और सत्य में रहने का। हाँ, तो सत्य ही शिव है। जो तो कहानी के हिसाब से तो मैं वैसे ही जीता हूँ। तो मेरी कहानी को जैसे भी मैं कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी गिल्ट फील नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी अहंकार फील नहीं आना चाहिए। मतलब ना तो डाउन जाए कि तुम सोच रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो, ना ऐसा लगे कि तुम सोच रहे हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही फंसोगे। तुम सिर्फ कर रहे हो। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा आपकी नजरों में? बताया तो था परिभाषा, इसी में तो बताया था, शून्य। आपकी एक किताब है जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, उस किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा, सबसे पहले किताब A Beautiful Place to Get Lost। किताब में यार छिपा हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा दर्शक थोड़ा सा जो है मतलब रिलेट कर पाए। नहीं, मेरे को ऐसे लगा था ना कि जैसे क्योंकि ज्ञानी जो होता है ना, उस ज्ञान को जानने की कोशिश करता रहता है। तो शुरू में तो ज्ञान जो है हेल्पफुल होता है, मदद करता है, बट एक टाइम के बाद वो पागलपन भी बन सकता है, या फिर एक टाइम के बाद अहंकार भी बन सकता है। नहीं, सिर्फ वो जानने की कोशिश जो है, तो वो जानने की कोशिश तुम्हारी, या तो तुमको वही स्टार्टिंग में तो हेल्प करेगी कि तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ये तरीका है। बट कई लोग जैसे होते हैं वो वही करते रहते हैं। अच्छा ये मेथड कौन सा है, अच्छा ये मेथड क्या है, वो है ना मेथड के तरीके तो इतने इकट्ठे कर लेते हैं, बट एक ही मेथड पे चलते किसी एक पे भी नहीं है, समझे।
वो सिर्फ अर्जित कर रहे हैं कि आपकी तो तरीके है, बस जैसे उस तरीके बता करके बता ली क्या करेंगे, मतलब कि या तो जो तो करोगे नहीं तब तक तो कुछ भी फायदा नहीं है ना कि एक का भी, मतलब तो ये अंतर है ना उसके अंदर। जब ज्ञान का आप फंस जाते हो ना ज्यादा ज्ञान के अंदर, तो मैंने ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट इसी वजह से लिखा था कि वो जब तुम वो जानने की ही वो प्रवृत्ति तुम्हारी बंद हो जाती है, इसलिए कि तुमको जानना ही नहीं है, तो उसका संसार ऐसे लगता है कि यार ये क्या है, जैसे तुम पेड़ को देखो भाई ये क्या है, लेकिन तुमको आश्चर्यचकित लगे वो पूरा संसार ऐसे बनावट वो सब कुछ, कि वो सब खो जाने का संसार है। मतलब तुम मेरी किताब पढ़ के तुमको जवाब नहीं मिलेंगे तुम गुम हो जाओगे या एक बढ़िया जगह पे जाके गुम हो जाओगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि तुम जंगल में यदि तुमको छोड़ दे, तो पहली बार तुम किसी को जंगल में छोड़ दे तो वो जंगल को कैसे डिस्कवर करेगा, कोई चीज हिली, ओह ये ऐसी भी चीज हिलती है, तो उसको ये तो नहीं पता ना ये सांप है, उसको कुछ पता ही नहीं है जंगल के बारे में, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको किसी दूसरे घर का मान लो कोई जंगल है, अब आपको नहीं पता ना वहाँ पे किस प्रकृति के जीव होंगे, मैं आपको जाके छोड़ दूं तो आपको कैसे उसको देखोगे पहली नजर में, और कैसे एक एक चीज को आपके अंदर वो जाती जाएगी और कैसे आप उसको एक्सप्लोर करोगे। तो वही था ये ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। चर्चा करेंगे कि मतलब एक योजना बन रही है, आपकी भी एक नई योजना है, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एलन मस्क की भी चर्चा खूब हो रही थी तो उसमें क्या करने वाले, क्या कैसे आप जो है अपने शत्रु को पहचान रहे हैं? नहीं वो तो मैंने बहुत पहले पहचान लिया था, वो टाइम तक तो मतलब मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, सही में ये चीज हुई थी ना कि मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना बंदा सामने वाला भी, ताकि जब वो डिफीट हो तो फिर वो इतना ज्यादा स्टोरी के अंदर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यदि तुम ऐसा विलन बना दो जो बाकी सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे स्ट्रॉन्ग है, तो तुमको सिर्फ एक को हराना है, क्योंकि बाकी लोगों ने उसको टॉप तो मान ही रखा है, वो तो उसको अपना मान नहीं, हाँ तो सिर्फ टॉप को हिला दिया तो हो गया ना क्लियर, बाकी सब खत्म हो गया ना। आप एलन मस्क को टॉप पाते हैं तो वही है ना, आईने हुए तो तुम देखो अभी वैसे भी वो ट्रम्प बनने के बाद तो पूरा वैसे ही राजा हो गया, वो कभी मेलोनी से मिल रहा है, कभी वो यूरोप को बोल रहा है कि तुम अपनी पॉलिसी ऐसे चेंज करो, कभी वो साउथ अमेरिका को जाके बोल रहा है कि हाँ ऐसे करो वैसा करो। क्या है वो, उसके पैसे तो जीता है ट्रम्प, और सारे एक्स ये सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके हाथ में हो गए हैं, एआई भी उसके हाथ में है, बाकी ये सब बिटकॉइन ये सब भी वो उसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। तो बेसिकली जो आने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट काफी कुछ जो कि वो प्रेडिक्ट कर पाता है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ उसका माइंड काफी बढ़िया है ना, उसका ब्रेन समझता है, मैं समझता हूँ कि हाँ ये एक्चुअली वो चीजों को समझता है कि एआई कैसे तुमको फंसा सकता है या वो क्या नुकसान आएगा उसके अंदर। क्या ये ट्रम्प के बनने के बाद क्या अब चीजें बदलेंगी? क्योंकि अगर एलन मस्क के साथ खड़े हैं, उनको वो एडवाइस दे रहे हैं, तो क्योंकि इजराइल के पीछे भी खड़ा हुआ है अमेरिका खड़ा हुआ है, उधर रूस का चल रहा है तो इधर भी खड़ा हुआ है, मतलब अमेरिका तो दोनों तरफ से है ना, हर लड़ाई का हिस्सा बन जाता है अपने आप। तो क्या ट्रम्प के आने के बाद चीजें बदलेंगी? नहीं वो बदल तो गई ही ना, अभी जिसको नेतन्याहू भी कुछ तो विजिट थी वो नहीं गया, फिर वो कुछ तो फ्रिक्शन हुआ ना उनके बीच में भी, क्योंकि वो ट्रम्प जो है ना बेसिकली चक्कर क्या है ना कि अमेरिका का प्रिंसिपल होता है अमेरिका फर्स्ट, वो नहीं बोलते वसुदेव कुटुंबकम, नहीं अमेरिका फर्स्ट, वो उनका वो प्रिंसिपल है कि हमारा राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए, हमको नहीं पड़ा दुनिया की। तो उस चक्कर में वो उनका पहले प्रायोरिटी वो हमेशा अपना फायदा देखते हैं किसी के साथ भी, उनको जनरली फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल क्या यूक्रेन क्या है, उनके लिए वो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से है कि यहाँ पे हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, ये इतना पैसा लेके आएगा, ये पैसा डूब जाएगा, या फिर इस लड़ाई यदि हम कराएंगे तो हम इतना ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को अपना बेच के, क्योंकि दोनों साइड बेचते हैं ना वो लोग, जैसे अफ्रीका में दोनों साइड बेचते हो हथियार, तो वो बीच में वो पैसे कमाते हैं। और ये अलकायदा इन सबको हथियार किसने दिए? तालिबान ने, उन लोगों ने ला के दिए थे, अभी भी तालिबान के जो हथियार है सब उन लोगों के ही दिए हुए हैं, तो एक साइड दे देते हैं दूसरी साइड और बीच में अपनी खिचड़ी पकाते रहते हो। तृतीय विश्व की संभावना बन सकती है, तृतीय विश्व तो हो चुके, तृतीय की संभावना ये तो नहीं हो तृतीय तो नहीं, कब तक आपके हिसाब से? नहीं वो जैसे बताया था मैंने, मेरे हिसाब से मैंने पहले ही बताया था, लेकिन इस साल के एंड तक वो पूरा क्लियरली हो जाएगा, हो तो चुका ही है स्टार्ट, क्योंकि हो चुका है स्टार्ट, लाइक आइडियोलॉजिकली लोग अलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं ब्लॉक्स के अंदर। एक ये वेस्टर्न वाला ब्लॉक है, अब उसको लोगों ने काफी हद तक अलग कर दिया है, अफ्रीका के लोगों ने भी बोला है, वो फ्रांस को भगा दिया ना वो 2-3 कंट्री से अभी कि हाँ निकालो यहाँ पे, क्योंकि वो अभी भी कॉलोनी थे। सोचो ना, हमको अभी भी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये लोग अभी भी कॉलोनी बना के बैठे हुए संसार के अंदर। अफ्रीका के अंदर वो कंट्री के ऊपर पूरा फ्रांस की आर्मी और उनके हिसाब से चलता था, वो फ्रांस वाले सारे मिनरल एक्सट्रैक्ट करते, जैसे हमारे यहाँ से संपदा लूट के गए वो अभी भी कर रहे हैं, उसका तो उनको गिल्ट है ही नहीं जो उन्होंने पहले किया, वो अभी भी वही चीजें कर रहे हैं, मतलब दूसरों का फायदा उठा के दूसरे लोगों के ऊपर कॉलोनी बना के राज करके। क्यों ये छोटे छोटे कंट्री इतने कम लोगों के बीच में भी इतने ज्यादा संपदा लिए हुए हैं? क्योंकि वो वैसे ही करते हैं ना, वो कंट्रोल दूसरी जगह से आके, जैसे वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए थे कि हम बिजनेस करेंगे, फिर वो धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंड किया, वो फिर सारे के सारा जो अपना जो नॉलेज था, टेम्पल्स के जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे, ये कितने सारी चीजें वहाँ के म्यूजियम्स में मिलती है, कैसे मिलती है मतलब। और सिर्फ हमारी नहीं है ना, ये इजिप्ट की पता नहीं कहाँ की वो पुरानी हियरोग्लिफ्स उनकी जो लिखी हुई है,
सबकी सब तुमको यदि पढ़ लिया तो वहां पे जाओ, ये लूट करने वाले चोर के घर में ना, क्योंकि चोर के घर में सबकी चोरी है की हुई। अच्छा, ये क्योंकि संभावना जताई जा रही थी कि ईरान पहले केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में था, ईरान बोल नहीं रहा था, ये अपना इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा था, अपना वो जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा था, लेकिन ईरान के आने के बाद ये संभावना बनी थी कि अब तेजी से बदलाव होंगे, बहुत तेजी से बदलेगा, इसमें चाइना भी आएगा, भारत भी इंटरफेयर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, वो ईरान का अभी नहीं बन सकता ना, ईरान अभी इतना ताकतवर नहीं है ना, यूएस मेन है ना उसके इसमें, इस पूरे के अंदर सिर्फ यूएस ही मेन है, क्योंकि यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट क्षीण हो चुके था, कुछ नहीं बचा उनके पास, ये तो उनका लास्ट राइड है, लाइक उनके पास ज्यादा आर्मी है, ये सब है। यूक्रेन का वॉर बिना यूएस के तो हो ही नहीं पाता कि वो इतने टाइम तक चला पाते। आप हमेशा से कहते हैं कि ओशो सच तो बोलते हैं, लेकिन उनके पास धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। आचार्य प्रशांत हो गए और प्रेमानंद महाराज हो गए, आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसको सुनना समझना चाहिए? नहीं, वो वैसे है ना कि कई बार क्या होता है ना कि कोई इंसान मान लो उसको रियलाइज ना भी हो, बट क्योंकि जो बोल रहा है वो सत्य है तो सामने वाला समझ जाए उससे, समझे? जैसे गीता का कोई चीज वो बोल रहा है, वो बोलने भी बोल रहा है, उसने पढ़ लिया, रट लिया है, ठीक है, उसने खुद भी धारण नहीं किया है, बट क्योंकि तुम इंटरेस्टेड थे उसका जानने में, तो तुमने वो शब्द समझ के उसके मुंह से तुमने उसको सही अर्थ समझ लिया। कितनी कहानियां है ना ऐसी गुरु शिष्य वाली भी, कि वो शिष्य उस चीज को समझ गया, उनसे पूछो ना इसका देखो बढ़िया। थोड़ा सा कुछ ऐसे सवाल पुटअप कीजिए जो हम बाबा से। पहले तो एक तो आपने जिस विषय पर उठाया ओशो के बारे में आपने कहा, ओशो की बातें मतलब धर्म को नहीं मानते थे, सत्य को स्वीकार करते थे। अभी आपने बातें बोली, तो पहले तो आप रावण को देख लें। रावण कौन था? तो कहा सबसे बड़ा नास्तिक था, लेकिन उसने कहा जटाटवी गलज वल प्रवाह पा वितस्थले गली बलम बलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद डमट डमर भयम। तो क्या कोई कहता है क्या कि रावण गाया है इसको फेंक दे? नहीं गाया, बड़े बड़े विद्वान गाते हैं। हमारी संस्कृति रही है कि कोई कितना भी बुरा रहा है उसके अंदर की अच्छाई है, उसको ग्रहण कर लो, वो ओशो हो कोई भी हो, कुछ उससे हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब है जैसा सुख सुखाए सार सार को कह रहा है थोथा दिए उड़ाए। क्या बात है, वाह, यही मतलब हुआ ना। तो यही चीज है हमारे कहने का मतलब है कि हमने अभी कुंभ की चर्चा करी, तो बात तो कुंभ से उठी थी। हम लोग वैश्विक राजनीति पे भी चर्चा कर लिए, अच्छी बात है कि हम लोग एक कुंभ से उठ करके और जगत कल्याण के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लिए, बहुत अच्छी बात है। ये जगत कल्याण के लिए तो कुंभ है भाई। आपने घड़े को देखा है ना, अभी हमने बताया, और घड़े को उलाट देंगे तो हमारा माथा उल्टा हुआ है, घड़ा है, मुंह नीचे की तरफ है, और ऊपर जो है कि जो उल्टा हुआ घड़ा है उसका पतले ऊपर नीचे वाला भाग क्या है? मस्तिष्क, उसके अंदर अमृत है, उसी को पाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। अभी बहुत सी चीजें चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक आपने बातें कही, बहुत सी चीजें मैं तो सुन रहा था बड़ी गंभीरता से। आप भी बड़े बागपटू लोग हैं, और पहली बात की आप लोगों ने बहुत अनुभव भी किया, अच्छा लगता है। प्रश्न जब अच्छे होते हैं ना तो एक चर्चा करने में भी मजा आता है, नहीं तो अंड प्रश्न करने वाले से मूड खराब भी हो जाता है। सही भी बात है। तो एक आपका प्रश्न भी बहुत बढ़िया है भाई, कुंभ के ऊपर आपने चर्चा करी, कैसे आना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किन की बातों को माने, ये बहुत जटिल प्रश्न है। तो कहा महाजनों जेन गता सपन था, इतनी भीड़ है, हम रास्ता देखे नहीं है कि कहाँ पे संगम है, तो जो संगम जा रहा है उसके पीछे कहने भैया ये संगम जा रहा है, इसके पीछे पीछे चले जाओ, तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। जो रास्ता देखा है, तो जो महाजन हैं जिस रास्ते पे जा करके और सत्य को प्राप्त कर दिए हैं, सत्यम शिवम सुंदरों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनके बताए हुए मार्ग पे हम चल करके हम आइंस्टीन तो बन नहीं सकते, लेकिन आइंस्टाइन नहीं बन सकते, लेकिन उसके बताए हुए सिद्धांतों को हम धारण करके हम अपने जीवन को सफल तो बना सकते। हम गौतम हो नहीं सकते, कणाद हो नहीं सकते, लेकिन उनके बताए हुए बनाए हुए सिद्धांत को हम धारण करके सफल तो हो सकते हैं ना। तो यही शास्त्र है, यही शास्त्रों के वचनों को आप धारण करिए। जो शास्त्र की बातें करे, जो यथार्थ अपनी जीवन की बातें करे, जो जी रहा है उसके बातों को स्वीकार करिए, और जो शास्त्र की बातें छोड़ करके और अपना जो प्राकृतिक जीवन है, जो नेचुरल है, उसको छोड़ करके और दिखावा का जीवन जी रहा है, उससे दूर रहिए। आप जैसा है वही शास्त्र है। शास्त्र क्या है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, कार्य और कार्य की व्यवस्था शास्त्र करता है। तो शास्त्र वही कहता है ना जो प्रकृति का है, जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है। आप दिखावा क्यों करते हो? बस ये बात है, यही है कुंभ। और मैं तो बाबा जी से, महाराज जी से एक प्रश्न भी हमारे मन में उठ रहा है, और एक मेरा प्रश्न आपसे है, इस कुंभ को आज की युवा पीढ़ी और मानव जीवन से कैसे हम संबंध स्थापित करें, इस विषय में आप हम सबका मार्गदर्शन करें। हाँ, ये मैं तो युवा के लिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जैसे धर्म कोई यदि आगे लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा? युवा पीढ़ी तो लेके जाएगी। यदि उन्होंने वो धर्म को धारण नहीं किया या उनकी समझ में नहीं आया, तो कैसे जाएगा वो चेतना की स्मृति के अंदर आगे?
तो उनको पास ऑन करना बहुत जरूरी है। वो टॉर्च ऐसे ही तो पास ऑन होती गई ना। हर किसी भी संप्रदाय के इतिहास में या किसी भी वो ज्ञान जो था वही गुरु ने नीचे वाले को दिया, फिर दूसरे वाले ने उसको दिया, फिर दूसरे वाले ने उसको दिया। ऐसे ही हमारे सारे वेद भी ऐसे आए एक एक से करके। तो युवा पीढ़ी में जाना बहुत जरूरी है, और स्पेशली क्योंकि आज के टाइम में हमारी युवा पीढ़ी लाइक पश्चिमी से ज्यादा अट्रैक्टेड है ना, वो उसको ज्यादा मान रहे हैं। तो इसके विलुप्त होने की सिचुएशन ज्यादा है कि हाँ ये पता चला कि आगे टाइम में जितना बचा है उतना भी ना बचे। तो ये मंथन वाला जो टाइम है बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे का एनर्जी जो है वापस से ऊपर जा रही है। तो उस टाइम पे हमको वो सारे यूथ्स को, चाहे वो किसी भी विषय में हो, पहली वाली बात की किसी भी प्रश्न को ना नहीं बोलना किसी को, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है वो चाहती है प्रश्न करना। वो नहीं चाहते कि वो सिर्फ मान ले, तुमने बोल दिया वो मान ले, नहीं, वो सवाल पूछेंगे। तो कोई भी गुरु है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जैसे वो तरीका जो अपने चेले या दूसरे शिष्यों के साथ अपनाते हैं ना कि हाँ मैंने बोल दिया तो आदेश है, बस यही है, वैसा नहीं चलेगा उनके साथ, क्योंकि वो तो सवाल करेंगे। वो उनको तो यदि तुम नहीं समझ आ पाए तो तुम्हारी कमी है कहीं ना कहीं। यदि उसका सवाल का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है कि लाइक यूथ को तुम अंदर आने दो, उनको जैसे भी है जिस भी तरीके से वो सवाल करना चाहते हैं, जो भी वो समझना चाहते हैं, उनके उत्तर दो। फिर उनको प्रैक्टिकल वाली चीजें बताओ कि इसको असली में कैसे कर सकते हैं, जो आपको आते हैं। मतलब हर एक ग्रुप को अलग अलग तरीके आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि यूथ आ रहा है, यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, यूथ चीजों को समझ रहा है, सुन रहा है, प्रश्न कर रहा है और जानना समझना चाहता है, आपको लग रहा है? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा ऐसे किया ना, जैसे इंस्टाग्राम पे भी यूथ से मैं काफी कनेक्टेड रहता हूँ, अलग अलग चैनल्स पे भी लाइव करना। तो जो पूरे साइंस वाली जो सोच रखते हैं, जो भारत के दर्शन शास्त्र को पढ़ रहे हैं, जो कोई IIT में बैठा हुआ है, तो वैसे वाले जो यूथ है, यदि हम उसको जो कर रहे हैं मतलब बेसिकली, तो इसमें तो यही होगा ना कि 95% तो आपको ऐसे लगेगा जो नहीं कर रहे हैं, जो पश्चिमी साइड जा रहे हैं, बट जो 5% कर रहे हैं, आपको उनको पकड़ के और उनको फिर कनेक्ट करना है, बढ़िया से तैयार करना है पौध की तरह आगे वाली जनरेशन के लिए। और एक मेरे मन में अभी आपने आप बोल रहे थे तो मेरे मन में एक भाव आया कि आज की युवा पीढ़ी को सबसे धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि यही एक समाज का निर्माण करेंगे और इन्हीं से हमारी संस्कृति का संवर्धन होना है। अब समस्या यहाँ पे एक बात फंस रही है कि यूथ को एक सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिल रहा है। जैसे हमको किसी चीन में रहने वाले को समझाना पड़े तो चीन की भाषा आनी चाहिए, तो ऐसा है यूथ की भाषा हम बात करते हैं तो केवल और केवल शास्त्र में ही हम डूब जाते हैं। बिल्कुल शास्त्र को कहना चाहिए, लेकिन क्या है कि अधिक से अधिक वहां पे लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसमें एक चीज और है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस प्रकाश में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने आम यूथ के बारे में उन्होंने बातें करी, जो लोग बातें समझ रहे हैं, ग्रामीण भाषा में उन्होंने बोला, इसलिए उनके ग्रंथ की ख्याति बढ़ गई। और उन्होंने हालांकि लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वो तो लिखा अपने लिए, आनंद के लिए। तो मेरा प्रश्न एक ये है कि हम कैसे उनकी भाषा में हम शास्त्रों को उनसे जोड़ पाए, इसमें क्या प्रयास होना चाहिए, इस विषय में आप मार्गदर्शन कमी आपको दिखता है कि जिसके कारण जोड़ नहीं पा रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सटीक बताया। जैसे आप किसी चीज को समझते हो ना, आपने उसको कैसे समझा, उसका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने प्लस को योग के फॉर्म में पढ़ा ही नहीं है कि जमा करने को योग बोलते हैं। वैसे तो यदि आप गणित को हिंदी में पढ़ते हो तो उसको योग ही होता है, तो आप जैसे ये पूछते ही नहीं है कि योग क्या होता है, योग क्या होता है। और क्योंकि उन्होंने उसको तो एडिशन पढ़ा हुआ है, तो जब योग शब्द आता है तो वो उसको जनरली कंसेप्ट से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो उनको लगता है ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है, उनको वो कंसेप्चुअली नहीं देख पाते कि जैसे गणित में प्लस करना योग है कि एक के अंदर एक को जमा करना है, या किसी चीज को जमाना एक के साथ क्या होता है, समझ रहे ना, वो है योग, वही डेफिनेशन है उसकी। पर वो वही है ना कि आप भाषा कैसे यूज कर रहे हो उसके हिसाब से ही होगा। तो ये ब्रिज बनाना पड़ेगा ना बीच में, कि इस लाइक भाषा के कनेक्शन का एक ब्रिज बनाना पड़ेगा कि ये जो तुम बात कर रहे हो ये यही वाली बात है। तो वही तो हम कर रहे हैं ना। अभी पिछले इंटरव्यू में यही किया था कि उसी चीज का जवाब आप मेरे से जैसे लोगे तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा, उनसे जैसे लोगे तो शास्त्र के तरीके से बताएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस भाषा में और उस भाषा में वो एक ही जवाब है, तो आपको समन्वय बन जाएगा कि हाँ देखो ये वाली चीज जो बोल रहे हैं शास्त्र में और ये जो बोल रहे हो सेम है। तो एक कनेक्शन बन जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएंगे लोग कि हाँ ये वाली चीज हम वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में समझ में आएगा कि वो सेम ही बात बोल रहा है। बात वही है कि जैसे कि सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं और हिंदी में सूर्य कहते हैं, लेकिन बोध तो सूर्य का ही होता है। वो शास्त्र की भाषा में बोले या स्वतः शास्त्र को जी करके अपने जीवन में उतार करके बोले, दोनों बात एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।